प्रथम विश्व युद्ध के बाद सल्तनत ओस्मानिया पूरी तरह से बिखर चुकी थी और इसके कई इलाकों पर विदेशी शक्तियों का कब्जा हो गया था। घुटनों पर आ चुकी सल्तनत ओस्मानिया को यूरोपीय मित्र राष्ट्रों ने अगस्त 1920 में एक संधि पर हस्ताक्षर के लिए मजबूर कर लिया। परिणाम स्वरूप न सिर्फ सल्तनत ओस्मानिया को एक राष्ट्रीय राज्य के रूप में लगभग नष्ट कर दिया गया, बल्कि उसके अधीन आने वाले कई इलाकों को इस संधि ने फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, ग्रीस और इटली को सौंप दिए। इसे सेवरस की संधि या ट्रीटी ऑफ सेवरा के नाम से जाना जाता है। ये संधि पूरी तरह से एक तरफा थी, जिसमें तुर्क साम्राज्य से उसके कई बड़े अधिकारों को छीन लिया गया था। इस्तांबुल में सुल्तान मेहमेद VI द्वारा इस संधि को स्वीकार तो कर लिया गया, लेकिन अंकारा में जनता के समर्थन से चल रही कमाल अतातुर्क की प्रतिद्वंदी राष्ट्रवादी सरकार ने इसे खारिज कर दिया। लोगों में इसके खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के नेतृत्व में तुर्कों ने संधि के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह कर दिया, जिसे तुर्की का स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। लोगों के आक्रोश के चलते फ्रांस, ग्रीस, इटली समेत सभी विदेशी शक्तियों को तुर्की से भागना पड़ा। इस स्वतंत्रता संग्राम ने न सिर्फ तुर्की को विदेशी कब्जे से खाली कराया, बल्कि कठपुतली सुल्तान को भी उखाड़ फेंक दिया। सेवरस की संधि टूटने के बाद अराजकता की स्थिति में ये लगने लगा था कि यूरोपीय मित्र राष्ट्र एक बार फिर अपनी सेना एकजुट करके तुर्की पर हमला कर सकते हैं, लेकिन कमाल अतातुर्क ने बुद्धिमानी का परिचय देते हुए एकजुट तुर्कों के साथ यूरोपीय शक्तियों को ये संदेश पहुंचाया कि अब सेवरस की संधि को समाप्त करके नई संधि बनाने पर विचार करना चाहिए। लंबी बातचीत के बाद 24 जुलाई 1923 में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क और यूरोपीय मित्र राष्ट्रों ने एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि को लुसाने की संधि या ट्रीटी ऑफ लाउजेन के नाम से जाना जाता है। इस संधि के तहत न सिर्फ 600 साल से कायम सल्तनत ओस्मानिया का औपचारिक रूप से खात्मा हो गया, बल्कि तुर्की की संप्रभुता को भी लगभग समाप्त कर दिया गया। संधि के अनुसार इस्तांबुल से विदेशी कब्जे को समाप्त कर दिया गया। मित्र राष्ट्रों की अंतिम टुकड़ियां 4 अक्टूबर 1923 को शहर से रवाना हो गईं। तुर्की को भी अपने पूर्व अरब प्रांतों को छोड़ना पड़ा और साइप्रस के ब्रिटिश कब्जे और डोडेकेनीज के इटालवी कब्जे को भी मान्यता देनी पड़ी। संधि ने तुर्की को ओस्मानी सल्तनत की तर्ज पर भविष्य में किसी नए कब्जे से रोक दिया और साम्राज्य का धर्म इस्लाम से हटाकर इसे सेकुलर कर दिया गया। सेकुलर बन जाने के कारण तुर्की को उम्मत यानी इस्लामिक वर्ल्ड का खलीफा होने की उपाधि भी त्यागनी पड़ी। इस संधि ने तुर्की के नए गणराज्य की संप्रभुता की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता को जन्म दिया। 29 अक्टूबर 1923 को तुर्की गणराज्य घोषित कर दिया गया और मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क इसके पहले राष्ट्रपति बने। तारीख का जानना ज़रूरी है। तारीख कौमों की तकदीर बदल देती है। तारीख से कौमों के उरूज ज़वाल की राहें तय होती है। तारीख हमें गलतियों से सबक सीखने का मौका देती है। बुलंद अज़ाइम, हिम्मत और हौसला मिलता है। इसलिए हमने शुरू किया है एक यूट्यूब चैनल द हिस्ट्री पॉइंट। यहाँ हम आपको बताएंगे मुसलमानों का इतिहास, मुख्तलिफ कौमों और बादशाहों की तारीख, मोतबर और मुस्तनद हवालों के साथ पेश करेंगे हिस्ट्री। वेस्टर्न और इंडियन मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडा का देंगे जवाब। फिल्मों और ड्रामों में मुसलमानों का गलत इतिहास पेश करने वालों पर रहेगी नज़र। हर फर्जी किरदार का करेंगे ऑपरेशन। मुसलमानों की तारीख के नाम पर बताए जा रहे हर झूठ का होगा पर्दाफाश। हमसे जुड़िए, हमें देखिए और सब्सक्राइब कीजिए द हिस्ट्री पॉइंट। वर्तमान में मीडिया, विशेष तौर से सोशल मीडिया पर इस बात की खूब चर्चा की जा रही है कि इस संधि के अनुसार तुर्की अपने देश से प्राकृतिक तेल नहीं निकाल पा रहा है और 2023 में इस संधि के समाप्त होते ही तुर्की अपनी ज़मीन से तेल निकालकर और अमीर हो जाएगा और एक बार फिर सल्तनत ओस्मानिया को स्थापित करेगा। हालांकि तथ्यों के नज़दीक ये बात पूरी तरह से आधारहीन है। लुसाने संधि के तहत आज के तुर्की के पास जो सीमाएं हैं उसको मान्यता दी गई है, वह इसके अंदर कुछ भी करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। साथ ही इसमें कहीं भी नहीं है कि यह संधि 2023 में समाप्त हो जाएगी।
तुर्की में आज भी सेवरस और इसके बाद लुसाने संधि को लेकर शर्मिंदगी पाई जाती है। भले ही संधि बनाते समय इसकी कोई समय सीमा न रखी गई हो, लेकिन तुर्की इस संधि को मानने या तोड़ने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, क्योंकि इतिहास में ऐसी कई संधियों को तोड़ा जा चुका है। वर्तमान राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान बहुत होशियार नेता हैं। वे इस संधि को लेकर कई गोलमोल बयान भी दे चुके हैं। अर्दोगान अपने कई बयानों में इस बात पर जोर देकर कह चुके हैं कि 2023 के बाद तुर्की पहले जैसा नहीं रहेगा। इसके साथ 10 साल पहले वे तुर्की के लिए विजन 2023 की घोषणा भी कर चुके हैं। 2016 में यूरोपियन पार्लियामेंट के एक सदस्य ने एर्दोगान पर आरोप लगाते हुए कहा था कि वे जानबूझकर ट्रीटी ऑफ लाउजेन को तोड़ने वाली पॉलिसियां बना रहे हैं। ऐसे में इस बात को पूरे विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता कि तुर्की 2023 के बाद भी इस संधि पर जमा रहेगा। एर्दोगान 3 टर्म के बाद भी देश पर राजनीतिक नियंत्रण बनाए रखना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने कुर्दुलुस उस्मान और दिरिलिस अर्तुगरुल जैसे सीरियल बनाकर तुर्क राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया है, ताकि तुर्कों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत की जा सके। तुर्की में 18 जून 2023 को आम चुनाव कराए जाने हैं, जो एर्दोगान के भविष्य की राह भी तय करेंगे। ऐसे में इस बात की प्रबल संभावना है कि एर्दोगान चुनाव से पहले इस संधि से बाहर निकल सकते हैं, और यदि ऐसा होता है तो एर्दोगान निश्चित रूप से ओटोमान एम्पायर 2.0 की स्थापना का भी प्रयास करेंगे। यदि एर्दोगान अपने इरादे में सफल होते हैं तो निसंदेह वे अपने साम्राज्य के विस्तार में उत्तर के बजाय दक्षिण को वरीयता देंगे, क्योंकि उत्तर की ओर बढ़कर एर्दोगान नाटो के सदस्य देशों से टकराने की बजाय साउथ की ओर बढ़ना पसंद करेंगे। और ये स्थिति सीरिया के बशर अल असद और फ़लस्तीन की ज़मीन पर काबिज इजराइल के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है।